जय श्री राम भाइयों। आ गए हैं आज अपन अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तीसरे लेक्चर को लेकर। आज इस चैप्टर को करेंगे क्लोज। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करे अपन चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज का जो लेक्चर है बेहद ही कीमती होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर बार 3 नंबर की एक डेरिवेशन पूछी जाती है या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 1 नंबर में अपने से डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, कोई क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आज का जो लेक्चर है निश्चित ही आपको 3 नंबर पक्के करवाएगा अपने एग्जाम में। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो सीधी भाषा में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक field lines passing normally through an area is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे अपन भाई डिनोट करते हैं फाई से। फाई से इसको अपन डिनोट करते हैं। सुंदर सा फॉर्मूला, फाई बराबर ई डॉट ए, और जब इसे सॉल्व करके लाएंगे तो ई ए कॉस थीटा। इतना ही नहीं, अपन को ये भी याद रखना पड़ेगा फाई बराबर ई डॉट डी एस। फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। और अपन को ये भी याद करना पड़ सकता है ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला हैं जो अपने काम आएंगे। यहाँ पे एस क्या है भाई? ए को ही एस के टर्म में लिख दिया है। बिल्कुल सोचना नहीं है कि डी एस इधर ए, तो ये क्या है? इसको मैं डी ए भी लिख सकता हूँ। ई डॉट डी ए कॉस थीटा ई डी ए भी लिख सकते हैं। अब मेन बात आती है कि ये ए है क्या भाई? तो ए क्या है? एरिया वेक्टर। क्या है भाई? एरिया वेक्टर। अब दिक्कत एक आती है कि ये एरिया वेक्टर को अपन माने कैसे और एरिया वेक्टर को डिफाइन कैसे करें। तो भाई एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर 3D ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट कोई 3D है तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। नॉर्मली आउटवर्ड टू सरफेस। नॉर्मली आउटवर्ड टू सरफेस, यानी सतह से लंबवत बाहर की ओर निकलता हुआ क्या होगा? एरिया वेक्टर। जैसे 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? अपना एक स्फीयर। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे होगा, सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड। और अगर हम बात करें 2D ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट अपना 2D है तो भाई 2D ऑब्जेक्ट जैसे कि एक प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे है तो अब इसके 2 एरिया वेक्टर पॉसिबल है। एक एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और दूसरा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको बना के बता देता हूं। तो इसका एक एरिया वेक्टर ये पॉसिबल है और एक एरिया वेक्टर ये पॉसिबल है। ऐसे केस में अपन को बहुत दिक्कत आती है कि कौन सा वाला एरिया वेक्टर अपन को लेना है। तो मैं आपको बता दूं, एरिया वेक्टर हमेशा वह लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बनाए। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। एरिया वेक्टर वही वाला लेना है जो विद्युत क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाए, एक्यूट एंगल बनाए। तो इन दोनों में से एक्यूट एंगल कौन बना रहा है भाई? ये वाला एरिया वेक्टर। तो हमें जब भी 2D की डेरिवेशन करेंगे या 2D के बारे में जब भी बात होगी तो एरिया वेक्टर हमें वही लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बनाए। तो मैं लिख देता हूं इन 2D केस में एरिया वेक्टर
वही लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बनाए। इसको एक बार भाई नोट करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं अपन गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ से या इसके एप्लीकेशन से हर बार एक सवाल पूछा जाता है, 3 नंबर का डेरिवेशन आता है। बहुत ही सिंपल सा ये लॉ है और बहुत ही आसानी के साथ इसके जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो गॉस लॉ, दिस थ्योरम गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एंड चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यानी एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है और उस सरफेस ने कितने चार्ज को कैप्चर करके रख रखा है, इन दोनों बातों के बीच में जो रिलेशनशिप स्थापित करता है, जो संबंध स्थापित करता है, वो है भाई गॉस लॉ। इसके अकॉर्डिंग कहना क्या चाह रहे हैं, तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यानी सरफेस क्लोज होना चाहिए, इज 1/epsilon टाइम्स 1/epsilon टाइम्स द नेट चार्ज पासिंग थ्रू अ सरफेस, द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। यानी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ क्या है, रिलेशनशिप है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस और टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस, दोनों चीजों के बीच में। और इसके अनुसार जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस इज 1/epsilon टाइम्स द टोटल फ्लक्स। यानी कुल मिला के बात ऐसा है भाई कि अगर हम देखते हैं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इक्वल्स टू नेट चार्ज इनक्लोज बाई सरफेस का 1/epsilon टाइम्स होता है, ये कहना चाह रहा है। यानी मेन जो फॉर्मूला है ये रहा। अब भाई हम पहले पढ़ के आए फ्लक्स की परिभाषा क्या है, ये फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस। अभी फ्लक्स पढ़ के आए तो वो क्या होता है, E.dA और उसका इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन E.dA ये बराबर होगा भाई इस वाले फ्लक्स के। तो कुल मिला के फाई ई बराबर E.dA बराबर क्यू इनक्लोज्ड, इसको अपन क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है भाई गॉस लॉ। अभी इसको अप्लाई करना अपन सीखेंगे इसके एप्लीकेशंस में, इसको एक बार नोट करें। चलिए भाई अब पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। छोटा सा एक डेरिवेशन है, इसको अपन सीखते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। कुछ भी नहीं है भाई गॉस लॉ के प्रूफ में, छोटा सा एक डेरिवेशन। ये है भाई ये क्यू चार्ज, टेस्ट चार्ज मान लो या पॉजिटिव क्यू चार्ज मान लो। ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे बनाएगा, अगर मैं आपसे बोलूं इसके चारों तरफ एक ऐसा सरफेस आप इमेजिन करो जो इस चार्ज को कंप्लीटली ढक ले, तो आप इसके चारों तरफ एक फुटबॉल सजेस्ट करोगे। भाई इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैं अभी बताता हूं आपको। जैसे एक बल्ब जल रहा है भाई, एक बल्ब जल रहा है और इसको यदि मुझे इसको इस प्रकार कवर करना है कि इसकी जो रोशनी है वो बाहर नहीं जाए, तो इसके चारों तरफ मैं एक क्या फुटबॉल नहीं मान सकता क्या, कि फुटबॉल लगा दूं इसके चारों तरफ, या फुटबॉल में बल्ब को अंदर सेट कर दूं जिससे इसका प्रकाश रुक जाएगा। तो ऐसा ही होता है, अगर मुझे इस क्यू चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा सरफेस डिजर्व करना पड़ जाए, इमेजिन करना पड़ जाए, जिससे इलेक्ट्रिक इस चार्ज को मैं इनक्लोज कर सकूं, तो मैं एक स्फीयर इसके चारों तरफ इमेजिन करूंगा। तो भाई इस स्फीयर पे कोई आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट एस, कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट एस है, और ये जो एस है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। जिस साइड में रेडिएशन आ रही है या जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं उसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इस वाले पार्ट को मैं कट करके बाहर ला रहा हूं, तो ये पॉइंट चार्ज
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर भी कैसे होगा भाई, ऐसे। अब आप कहोगे डी एस क्यों लिया या डी ए क्यों लिया, तो भाई छोटा सा पार्ट कट किया है, पूरा का पूरा स्फीयर में नहीं देख रहा हूं। स्फीयर के एक छोटे से पॉइंट पे मैं क्या देख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहा हूं। तो भाई अपन सब पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस। यदि कोई मुझसे पूछे एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मैं तो पढ़ के आया हूं भाई के क्यू आई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह पे चार्ज है स्मॉल क्यू, और आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस क्या आ गया भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमें यही नहीं निकालना, हमें तो गाउस के नियम का प्रूफ देना है। तो जब प्रूव करना है तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, पासिंग थ्रू सरफेस। अब सरफेस क्या है, स्फीयर है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसको अपन आगे अप्लाई करेंगे। तो फाई बराबर ई डॉट डी एस, और दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, जब डॉट प्रोडक्ट को हटाता हूं तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब ये डी एस है, यानी इसको अपन को क्या करना, अब ये जो फ्लक्स आएगा ये भी क्या आएगा, स्मॉल फ्लक्स, यानी छोटा चेंज अपन को देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन छोटे से एरिया वेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो अपन को फ्लक्स भी कितना मिलेगा, छोटा। अब यदि इसको हमें पूरा फ्लक्स चाहिए, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। डॉट को अपन हटा देते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने पे ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अब डीएस को अपन को ओपन करना है, तो भाई आप एक बात बताओ, डीएस 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 डीएस, जितने भी डीएस हैं उन सभी को मिला दिया जाए तो ये स्फीयर का एरिया नहीं बनेगा क्या भाई। तो अपन इसको लिख सकते हैं फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, तो भाई फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपन निकाल के आए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या भाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही है गॉस के नियम का प्रूफ, यही है गॉस के नियम का प्रूफ। तो लास्ट में भाई जब भी कोई प्रूफ वाला सवाल हो तो लास्ट में हमको लिखना होता है HP हेंस प्रूफ या इति सिद्धम। तो इसको भी एक बार अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। गॉस के गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस ज्यादातर अपन को पढ़ने होते हैं। उनमें अपन पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान गॉस के नियम के अकॉर्डिंग। तो भाई ये है एक लीनियरली चार्ज रॉड। इस रॉड को अपन किस प्रकार ढक सकते हैं या किस प्रकार इसको अपन कवर करें, चलिए मैं आपको बताता हूं। इस रॉड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे होगा, ऐसे भी होगा, बिल्कुल होगा, इधर को ऐसे होगा। यानी इस रॉड को अगर मुझे कवर करना है तो भाई मुझे इसके चारों तरफ एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस मानना पड़ेगा जो इसे इस प्रकार ढके। देखो भाई
सिलेंडर, ये है एक सिलेंडर। अब ये सिलेंडर इसे पूरे तरीके से क्लोज कर रहा है, देख लो। लेकिन अब इस सिलेंडर पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे। अब 3 सरफेस हो गई, तो हमें तीनों सरफेस का अलग अलग एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। भाई पहले नंबर का सरफेस तो ये रहा, ये है पहले नंबर का। दूसरे नंबर का सरफेस है ये वाला, ये है पहले नंबर का, ये है दूसरे नंबर का, और ये नीचे वाला है तीसरे नंबर का। तो तीनों का एरिया वेक्टर जो होगा भाई, पहले वाले का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, क्योंकि सरफेस ऐसे है ये, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर। दूसरे वाले का जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसे है इसके परपेंडिकुलर, अभी मैं आपको बता दूंगा। तीसरे वाले का आएगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। ये देखिए एक बार इसको अपन समझते हैं। ये रहा है वो सिलेंडर, ये पहली सरफेस, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ये दूसरी सरफेस है, ये एरिया वेक्टर आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। तीसरी सरफेस है ये, एरिया वेक्टर आएगा नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो भाई अपन कुछ भी नहीं करते हैं, अपन करते हैं सीधा गॉस का नियम लगाते हैं, बाई गॉस लॉ। बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इनसाइड बराबर ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अभी मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, केवल एलएचएस सॉल्व करने पर। तो भाई फाई नेट क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ये तीनों मिलके फाई नेट लाएंगे। यानी कैसे, तीन सरफेस, तीनों से फ्लक्स अलग अलग गुजरेगा, तीनों से अलग अलग गुजरेगा तो तीनों का फ्लक्स अपन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो नेट फ्लक्स की बात होती है। तो फाई नेट बराबर फाई 1, फाई 1 का मान पहली वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए कॉस, अब भाई एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लेते हैं, सीधा इंटीग्रेशन का साइन प्लस फाई 2, फाई 2 के लिए देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर डी ए कॉस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है। तीसरा ई डी ए कॉस अगेन 90 डिग्री, क्योंकि भाई एरिया वेक्टर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो यहां से जब अपन फाई नेट निकालेंगे तो केवल और केवल ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये बचेगा, इसको अपन लिखेंगे ई डॉट ई मल्टीप्लाई बाई डी ए कॉस 0 को अपन डी ए लिख सकते हैं, और डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए बीच वाली सरफेस पे डी ए जुड़ के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, यही तो होता है। अब यदि मैं आर कैपिटल मान लेता हूं, कैपिटल आर इसकी रेडियस मान लूं और कैपिटल एल इसकी लेंथ मान लूं, तो अपन इसे कैपिटल आर एल ऐसे लिख सकते हैं। ये किया अपन ने केवल एलएचएस सॉल्व। अभी मैं करता हूं आरएचएस को सॉल्व। तो आरएचएस सॉल्व करेंगे, उससे पहले मुझे एक बात बता दो, ये एक रॉड है, सरफेस एरिया, सरफेस डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन में लेंथ, यही तो होता है भाई, चार्ज अपॉन में लेंथ। अब अपन को क्या करना है, आरएचएस को सॉल्व, और आरएचएस को सॉल्व अपन कैसे करेंगे, तो आरएचएस को सॉल्व करने के लिए क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कर देना है ई डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई
एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर है, फाई ई के। यहां से कुछ कुछ समझ आ रहा है। चलिए आगे का अब अपन सॉल्व करते हैं भाई। एलएचएस को अपन ने सॉल्व कर लिया है, इस वाले पार्ट को अपन निकाल के लिए आए हैं पूरा का पूरा, जिसका वैल्यू है ई इंटू 2πRL। तो सीधा का सीधा लिखते हैं, ई इंटू 2πRL बराबर क्यू इनसाइड यहां से निकाल के लाए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, लैम्बडा इंटू एल। होगा या नहीं होगा, होगा। तो क्यू इनसाइड की जगह पे अपन लिखेंगे लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल ने एल कट कर दिया, तो भाई यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को निकालना है, तो लैम्बडा अपॉन 2πR नीचे चला जाएगा, 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये एक सुंदर सा डेरिवेशन, और अब की बार बोर्ड में 99.99% पूछा जाना है। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, पूछा जाएगा बोर्ड में। इससे पहले जो लैंग्वेज लिखनी होती है वो आपको खुद लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्रैश कोर्स टाइप अपन सिलेबस करा रहे हैं, समय पे सिलेबस भी कराना होता है, तो भाई अपन उस लैंग्वेज को आपको नहीं बताएंगे। आपको खुद लिखना है कि एक चार्ज रॉड है और उसके चारों तरफ एक बिल्लाकार गॉस का पृष्ठ हमने इमेजिन किया है, और जो भी लिखना होता है वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। बाकी ये डेरिवेशन 99.99% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसको एक बार नोट करें। चलिए भाई अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इसका एक बार अपन ग्राफ और देख लेते हैं। अभी जो वैल्यू आई थी ई बराबर, जो वैल्यू निकल के आई थी लैम्बडा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ई और आर का ग्राफ। तो भाई ई ऐसे आर ऐसे, दोनों के बीच में क्या है, ई इनवर्स रिलेशन में है, आर छोटा लिख लो या बड़ा लिख लो कोई अंतर नहीं है। तो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को भी अपने नोट्स में इंक्लूड करें, और अब चलते हैं आगे की तरफ, एक बार बना लें। अब अपन को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सीट, ड्यू टू ए चार्ज सीट। एक चार्ज सीट की वजह से गॉस के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ड्यू टू चार्ज सीट। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना नहीं है जितना इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला था। तो भाई अगेन एक चार्ज सीट है, अब इस सीट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पासिंग है वो इस प्रकार है। अपन को मानना है एक गॉस सरफेस या गॉसियन सरफेस। अपन ने मान लिया एक सिलेंडर, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, और इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। मैंने बता दिया एरिया वेक्टर वही लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अक्यूट एंगल बनाए। तो भाई तीन सरफेस अगेन अपन को प्राप्त हुई, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस। तीनों सरफेस के थ्रू अपन को वही फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स निकालने के बाद क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देना है। अगेन अपन को लानी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जिससे अपन निकाल के ले आएंगे अपना सुंदर सा आंसर। तो देखो भाई बाई गॉस लॉ, गॉस साहब का नियम कहता है फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन ds बराबर क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अगेन फाई नेट निकालो, एलएचएस सॉल्व करना है, और एलएचएस सॉल्व करके फाई नेट निकालो। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 का वैल्यू पहली सरफेस से ई डी ए कॉस 0 डिग्री,
अब नहीं बताने वाला मैं कि कैसे एंगल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, दोनों के बीच का एंगल 0। सेकंड सरफेस लास्ट वाला, इसका एंगल वी ई डी ए कॉस 0 डिग्री ही होगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, 180 होना चाहिए। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज प्लेट उधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करेगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला लिया जाएगा और इसके साथ में एरिया वेक्टर ये वाला, तो दोनों के बीच में अगेन एंगल 0 डिग्री। और तीसरे सरफेस से अपन को निकालना है तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ये आपको पता लग गया होगा। एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर, कोई सा भी ले लो, दोनों में ही 90 डिग्री आ रहा है। तो अब यहां से जब फ्लक्स अपन निकाल के लाएंगे तो ई ए प्लस ई ए कॉस 0 1 हो जाएगा, डीए 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 जोड़ के एरिया वेक्टर बराबर ई ए प्लस ई ए, और ये वाला हो जाएगा 0। तो फाई नेट जो आएगा वो आएगा फाई नेट इक्वल्स टू 2EA। अब अपन को क्या करना है भाई, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी लाएंगे क्यू वाई ए, यहां से चार्ज बन निकालेंगे तो ए, ये आएगा भाई। आएगा कि नहीं आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से। तो अब अपन को करना क्या है कि फाई नेट जो अभी अपना निकल के आया ये क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर करना है। तो फाई नेट बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट का वैल्यू आया है भाई 2EA बराबर क्यू इनसाइड का वैल्यू आया है सिग्मा ए वाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमको एक बात बता रहा है भाई, बहुत अर्जेंट बात है जिसको आप सभी को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर दोनों के बीच में नो रिलेशनशिप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब यदि मुझसे इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का कोई ग्राफ पूछे तो मैं कहूंगा ग्राफ ऐसे रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इसको एक बार नोट करें, इसके बाद एक डेरिवेशन और बचती है अपनी, और अपना ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसको एक बार नोट करें। चलिए भाई, अब अपन अपनी लास्ट डेरिवेशन को करते हुए इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन स्पेरिकल सेल। थिन स्पेरिकल सेल का मतलब, थिन स्पेरिकल सेल का मतलब भाई खोखली। कैसी? खोखली। ड्यू टू ए थिन स्पेरिकल सेल मतलब खोखली, खाली। सेल, अब देखो भाई ये सेल है पॉजिटिवली चार्ज, इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। आपको ये चीज पता है कि सरफेस पे आके ही रुकता है चार्ज, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पे 3 पॉइंट पे अपन को निकालनी होती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। एक तो इनसाइड पॉइंट कोई भी मान लो 1 पॉइंट, एक सरफेस पे मान लो 2 पॉइंट, और एक आउटसाइड पॉइंट मान लो कोई 3 पॉइंट। तो भाई अब अपन को जिस भी पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन को मानना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो पहले के अकॉर्डिंग अपन ने मान लिया गॉसियन सरफेस ये रहा, दूसरे के अकॉर्डिंग ये खुद है ही, और तीसरे के अकॉर्डिंग मान लिया हमने गॉसियन सरफेस ये रहा। तीनों ही पॉइंट पे अब अपन को ये डिस्टेंस मैंने मान ली x, ये डिस्टेंस मैंने मान ली कैपिटल R, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली है स्मॉल r। तो तीनों ही पॉइंट पे अब अपन निकालेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं इनसाइड पॉइंट पे। तो 4 इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट यानी 1, 4 इनसाइड पॉइंट कोष्टक में लिख देता हूं 1 नंबर पॉइंट के लिए। तो भाई 1 नंबर पॉइंट के लिए गाउस का नियम फाई ई बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई को अपन ई डॉट ds भी लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और भाई ई डॉट ds ई इंटीग्रेशन, भाई इंटीग्रेशन को याद रखना,
ई इंटीग्रेशन डीएस, इसको जब अपन ओपन करेंगे तो ये स्पेयर ही है, पहला वाला केस याद कर लो, पॉइंट चार्ज वाला स्पेयर है, तो स्पेयर का होगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आर की जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इन साइड, भाई इस स्पेयर के अंदर क्या चार्ज है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा भाई, 0। क्यों, क्योंकि कोई भी नेट चार्ज इसने इनक्लोज नहीं कर रखा है, इस स्पेयर के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है। सेकंड आता है भाई फोर सरफेस, सरफेस यानी सेकंड पॉइंट। सरफेस पे अगर हमसे बात करें तो वही ई इंटीग्रेशन डीएस बराबर क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह पे ई, सरफेस इंटीग्रेशन को खोलेंगे तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और इस बार चार्ज बियर कर रखा है पॉजिटिवली, क्यू चार्ज इसमें पैक है, और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्यू वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर गौर से देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई आर स्क्वायर को अगर बाहर कर दूं तो बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे अपन के लिख सकते हैं। तो सरफेस पे क्या आएगा, के क्यू वाई आर स्क्वायर, के क्यू वाई आर स्क्वायर। और अगर बात करें फोर इनसाइड पॉइंट, फोर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 3 के लिए अगर बात करता है तो पॉइंट नंबर 3 के लिए अपन को सेम वही काम करना है, ई इंटीग्रेशन का साइन डीएस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट। ईच एंड एवरी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर के अंदर भी छोटे वाले स्फीयर का चार्ज है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई क्यू वाई आर स्क्वायर इंटू के। कैसे कैसे आप सॉल्व करो भाई, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर जैसे नीचे जाएगा तो क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर को बाहर ले लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन बन जाएगा के। अब भाई ये तीनों केस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। और भाई अब इसके बीच का अपन को पढ़ना होता है ग्राफ, और चैप्टर को करते हैं सम। तो भाई ग्राफ को जब अपन देखते हैं तो एक पॉइंट आर बराबर आर, आर स्मॉल इक्वल्स टू कैपिटल आर तक अपना कोई भी, चलो मैं बताता हूं। यहां से अपन आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं था, लेकिन जैसे ही अपन कैपिटल आर पे पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से आया। लेकिन फिर कैपिटल आर पे पहुंचने के बाद जैसे अपन दूर जा रहे हैं तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यानी आर बराबर आर तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। कैपिटल आर जैसे ही हुआ तो जैसे ही कैपिटल आर हुआ तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया के क्यू वाई आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर इनवर्स रिलेशन के थ्रू लगातार घटेगा तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। और ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में, आराम से पूछ सकता है भाई, इसे एक बार नोट करें, नोट क्या अब आराम से नोट ही करना। तो भाई आज करते हैं अपने इस चैप्टर को समाप्त, जल्दी अपन आएंगे सेकंड चैप्टर को लेकर। और अब रिदम टूटने वाला नहीं है, रिदम लगातार चलता रहेगा। सेकंड चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और ऐसे ही ट्विस्ट धमाकेदार बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।